राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, मेरे साथ है स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी इनका चैनल है। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया एक राम। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। एक त्वरित टिप्पणी, बिहार में जो रिजल्ट आया है, क्या ये आपके लिए अप्रत्याशित था या एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ही आया है? एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आया है। मैं हमेशा कह रहा था कि सरकार बनेगी 130 140 इससे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में सीटें आएंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मुझे भी नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग होंगे। हालांकि आप कह रहे थे कि 180 190, लेकिन मुझे लगता है कि 200 पार की तो आपको भी आशंका नहीं रही होगी। तो ये अभूतपूर्व जनादेश है। हालांकि बाद में जब ठंडे दिमाग से विचार किया गया तो 130 से ये जो 70 सीटों का जंप है, उसके पीछे कुछ घटनाएं हैं, कुछ कारण हैं जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए, न कि ईवीएम पर, वीवीपैट पर। ये सब जितने बहानेबाजी के चोंचले हैं ना, ये सब ये लोग कर चुके हैं। समस्या ये है कि पिछले करीबन 11 वर्षों से इस देश का जो तथाकथित विपक्ष है, युवराज राहुल विंची के नेतृत्व में, विशुधर राहुल विंची के नेतृत्व में, वह ये बात मान ही नहीं रहा है कि जनता उससे दुखी हो सकती है, जनता उसको सजा दे सकती है, जनता उसके खिलाफ हो सकती है। आप अखिलेश यादव की भाषा सुनिए, आप तेजस्वी यादव की भाषा सुनिए, आप राहुल गांधी की भाषा सुनिए, आप स्टालिन की भाषा सुनिए, ये सब के सब एक ऐसे ज़ॉम्बी लैंड में रह रहे हैं, ऐसे नो मैंस लैंड में रह रहे हैं कि इनको पांव तले की जमीन का पता नहीं है। जैसे मैं अभी एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं भविष्यवाणियां कम करता हूँ। इस बार स्टालिन का राज तमिलनाडु से उखड़ जाएगा। तब तो ये लोग कहेंगे कि तमिलनाडु में भी वोट चोरी हो गई। और ये लोग लगातार एक बात को कह के जो नैरेटिव बनाने को सोच रहे थे, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, एसआईआर ने ये कर दिया। भाई, अगर वोट चोरी हो रही है तो उसी को रोकने के लिए तो एसआईआर आया। तुम उसके भी खिलाफ हो, तुम वोट चोरी की भी बात कर रहे हो। तुम्हारा नेता, तुम्हारा कार्यकर्ता एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि वो चुनाव लड़ने के मोड में हो। जी। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे। और इस बीच वो आपकी सत्ता के, साउंड बीच बीच में लहरा रही है तो जी। अब इसका मैं क्या करूं दादा। अब अभी भी लहरा रही मेरा है। मेरा फ्रेम फ्रीज हुआ है, आपकी साउंड लहरा रही है, ये मैं समझ रहा हूं। पर आपका फ्रेम आपने फ्रीज जो हुआ है। कहा, जी। आपका फ्रेम फ्रीज है, आपके यहाँ नेट की समस्या है दादा। हाँ, वो हो जाता है, बीच बीच में मेरा नेटवर्क है वो गड़बड़। चलिए, जी। अब अब सही हुआ है जी शायद। जी, अब सही है। जी। वो आप एडिट अगर में कर लीजिएगा, थोड़ा मैं बहुत ये ऊपर कह रहा नीचे था कि का। सर, मैं मैं ये बता रहा था आपको, जी। मैं ये बता रहा था आपको जी। कि जब मैं समीक्षा शुरू की थी से 2-3 महीना पहले, जब मैं बिहार आया था, तब मैंने कहा जी। था कि तब मेरा आकलन 150 सीट का था। जैसे जी। जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ा तो मेरा आकलन बढ़ता गया, फिर 180 सीट पे आ गया। परंतु जब वोट पोल की जब फिगर आई दूसरे चरण की, तब चूंकि 67-68% पोलिंग हुई थी, तब मैंने अपने फिगर को रिवाइज करके 180 से लेकर 207 फिगर दिया था। मेरे फेसबुक पे वो आज जी। भी स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, मेरा एग्जिट पोल। हाँ तो वो, अगर ये लेकिन आप, पोलिंग 62% रही जी। तो अब सर प्रश्न ये है कि ये जो रिजल्ट, ये जनादेश है ना, एक 202 एनडीए को बिहार की जनता ने दी, ये तो जनादेश है।
जी। तेज भी कोई नेगेटिव बयान नहीं आया है इस जनादेश पे, या उन्होंने भी वोट चोरी की बात की है, परंतु बाकी जो राहुल जी का जो इकोसिस्टम है वो तो गला फाड़ के चिल्ला रहा है वोट चोरी हो गई। 128 सीटों पे एसआईआर ने जितने नाम काटे थे उतने से हम हार गए। इसमें आप देखिए, ऐसा है कि चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, जनता ने आदेश दे दिया। अब उस पर आप कोई भी बकवास कर लें, योगेंद्र सलीम यादव हो या वो टिकट ब्लैकिया हो। टिकट ब्लैकिया कह रहा है कि अब इस देश में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। सलीम यादव कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है। अच्छा, सबसे मजेदार बयान आया है हमारे यहाँ की वो पुष्पम प्रिया चौधरी का। आपको याद होगा, वो काले वस्त्रों वाली, वो जो मास्क लगा के घूमती है। तो उसने ये कहा है कि मुझे तो अपनी मम्मी का भी वोट नहीं मिला। अरे भाई, तुमको मम्मी का वोट नहीं मिला तो इसमें किसकी गलती है? इसमें और किसी की गलती तो नहीं है। अब वो कह रही है कि मैं दरभंगा में पली बड़ी, मेरा यहाँ घर है, तो मेरे कम से कम हजारों वोट हैं जो वोट मुझे नहीं पड़े। अब ऐसी खाम ख्यालियों का आप जवाब देंगे, या उनको जेल में डालेंगे, या उनकी जूतों से पिटाई करेंगे? आप मुझे बताइए कि आपके पास ऑप्शंस हो तो आप ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे? वही सरकार को करना चाहिए। आप कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से? अब कोई बोल रहा है कि इस देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया, फलानी चीज खत्म हो गई। एक भाई ने तो ये बोल दिया कि आरजेडी को ज्यादा परसेंटेज आया है वोट का, फिर भी उसकी सीटें रह गई। सामान्य अर्थमेटिक ये लोग नहीं समझते हैं। जो ज्यादा सीटों पर सर, लड़ेगा उसका परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा। जी। आप मुझे बहुत ही हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति लगते हैं। इतनी सुंदर लड़की को आप जूतों से पीटने की बात कर रहे हैं? इतना सुंदर लड़की है वो। नहीं 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 नहीं, मैंने महिलाओं को नहीं भाई। भाई देखिए, आप मुझे विवादित इसमें मत बताइए। मैंने महिलाओं पर कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा कि वो जो बिरादरी है जो इस तरह की विवेक शून्य बातें करती है, उसके साथ आप कैसे निपटेंगे भाई? पागलपन का कोई इलाज थोड़े ना होता है। मूर्खता का इलाज हो सकता है जब आप पढ़ने को तैयार हो, आपको पढ़ाया जा सकता है। अब ये कौन सी बात हुई कि आरजेडी को 20% वोट आया है? अव्वल तो ये चुनाव गठबंधनों के बीच था, तो एनडीए और आरजेडी गठबंधन की बात करो। पहली बात, तार्किक बात अगर करनी है तो, कि भाई एनडीए को इतना परसेंट आया, इसको इतना परसेंट आया, तब समझ लिया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी चुनाव लड़ने के मामले में। 143 सीटों पर लड़ी है साहब, आधे से ज्यादा पर वो लड़ी है। ठीक। अब दद्दा, आपका गणित तो मुझसे ज्यादा अच्छी है। मैं तो गणित के मामले में एकदम शून्य बटा सन्नाटा हूं। आप मुझे जरा बताइए कि 143 सीट पर ये लड़ी, ओकर परसेंटेज ढेर हो ही, आकि 120 सीट वाला पर 100 सीट वाला के किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? ये मुझे बता दीजिए केवल। दूसरी बात, आप अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखते हैं। इस देश के विपक्ष का ये बहुत बुरा हाल है। अब 2027 में चुनाव है, टोटी जादव अभी ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। यूपी का चुनाव है 2027 में, अखिलेश बाबू ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं, सड़क पर नहीं उतरेंगे, लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। अहंकार इतना ज्यादा है कि 37 सीट उनको लोकसभा में जनता ने दे दी, तो वो खुद को कहने लगे कि हमने अयोध्या जीत ली। एक पता नहीं किस बकासुर को जनता ने फैजाबाद से जिता दिया, उसको लेके लगे घूमने, अयोध्या के राजा। अरे, मतलब हिंदू भावनाओं का इन लोगों ने कितना अपमान किया है। अयोध्या के राजा कौन भाई? हमारे राजा रामचंद्र, हमारे प्रभु श्री राम। उनके अलावा किसकी मैया ने बाघ जन्म दिया है जो अयोध्या का राजा हो जाएगा भाई? कौन है वो? ऐसे लोगों की जूतों से पिटाई होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए मुझे। और आप मुझे हिंसक बता रहे हैं। अव्वल तो फैजाबाद जीते हो। ये ऐसे पैदाइशी झूठे और दोगले हैं कि इनकी सिवाय पिटाई के कोई इनका उपाय नहीं है। जीतेंगे फैजाबाद, कहेंगे अयोध्या जीत गए।
हारेंगे कहेंगे ईवीएम कर दिया, फिर कहेंगे वोट चोरी हो गई। अरे वोट चोरी इतनी बम्पर होती है, 203 सीटों पर होती है। तो मुझको जनता ने बहुत बुरी तरह नकार दिया और आज नहीं नकारा तो भला वो नीतीश चाका कि उन्होंने एक बार जीवन दान दे दिया था, वरना ये 2015 में ही निपट गए थे सर। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा कोई भी करे, लेकिन इन विरोधियों को, इन विपक्षियों को ये समझना चाहिए कि भाई साहब, चुनाव जीतने का मंत्र जो है ना, बीजेपी ने वैसे ही नहीं पा लिया है। 2 सीटों पर थी कभी, और जब बीजेपी जैसी पार्टी 240 पर सिमट सकती है 400 पार का नारा देके, तो आप लोगों की बिसात क्या है? उनकी भी तैयारियां गड़बड़ हुई, वो तो कभी दौड़ने नहीं आते हैं कि ईवीएम खराब हो गया या ये हो गया। आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुछ राज्य जिता देवेला ताकि शक ना हो। अब ये लोग जो हैं, मतलब इनकी बातें, इनके तर्क सुन के सिवाय जूते के तो मेरा हाथ कहीं नहीं जाता जी। अच्छा, एक राजीव रंजन नाम के पत्रकार हैं जो कि वो माहौल ठीक है टाइप, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। वो कहते हैं कि मैं जहां भी जाता था, मैंने तेजस्वी की 5-7 रैलियां कवर की, तो उस रैली में 5,000 के आसपास आते थे लोग, और वो सब इतना उत्पात करते थे सड़कों पे, इतना, मतलब वो गमछा कपार पे बांध लेते थे हरा वाला, और एकदम जो आग मूतते थे सड़कों पे, भैया की सरकार आई तो हाई कह दे, भाऊ कह दे। हूबहू यही चीज मैंने हरियाणा में देखी थी। हुड्डा समर्थक, उनके जो जाट समर्थक थे, वो ऐसे ही गांव में उत्पात करते थे। भाजपा की प्रचार गाड़ी आई, उसका बैनर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ दिया, उनका पोस्टर लगा है गांव में, वो फाड़ दिया, और सारा गांव जो है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता था। तो मैंने कहा था देखिए सर, यही गुंडागर्दी सर ले डूबेगी। सर ऐसा है कि ये राजीव रंजन हो, अजीत अंजुम हो, अभी सबको बहुत, क्योंकि 10 साल इन लोगों ने चाटते चाटते जीव तो खिया गई। खियाना बुझते हैं आप लोग, सब हाँ लोग? खियाना हाँ हाँ मतलब हाँ। घिसना, एकदम खाटी बिहारी शब्द है। तो जीभ जो है 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की रह गई या आधे सेंटीमीटर की, क्योंकि कांग्रेस इकोसिस्टम, कांग्रेस गिरोह के तलवे चाटते चाटते, जूते चाटते चाटते इनकी जीभ, इसलिए वो राजीव रंजन कहे, अच्छा, अजीत आप अंजुम कहे, कोई भी कहे, लेकिन गुंडागर्दी। आप तलवा और जूता चाटने की बात कर रहे थे, मैं कुछ और समझ गया था, सॉरी। नहीं नहीं, वही अच्छा, वही तलवा जूता, ठीक, मुझे लगा कुछ चाटन क्रिया, तो भाई जी। तो देखिए, अजीत अंजुम ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, उसका पोस्टमार्टम मैं कभी भी कर सकता हूँ। अचानक उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों की दोगलई अब नाम ले लेके बतानी चाहिए और हर एक मंच पर बतानी चाहिए। ये बता रहा है कि भाजपा की चुनावी मशीनरी कैसे काम करती है। आरा में अलीगढ़ के सांसद थे, बक्सर में स्वतंत्र देव सिंह सड़क किनारे प्रचार कर रहे थे। किसको बता रहे हो? 11 साल से तुमको नहीं दिखाई दे रहा था? चोर कहीं के। 11 साल से भाजपा ऐसे ही लड़ती है। हैदराबाद म्यूनिसपैलिटी के चुनाव में गृह मंत्री का भाषण हो जाता है भाई। भाजपा किसी भी चुनाव को इस तरह से नहीं लेती है, हल्के में नहीं लेती है। हर एक चुनाव में उसके, यूपी का चुनाव होगा तो बिहार से लोग जाएंगे, मणिपुर से लोग जाएंगे, और जाते हैं, करते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस देश ने जो लोकतांत्रिक पैटर्न चुना है, जो व्यवस्था चुनी है, उसमें रहते हैं। और अजीत अंजुम ने एक सच्चाई बताई, लगे उसके ही टोली के चमचे उसको गरियाने। अब वो कह रहा है कि मैं पत्रकार हूं। इससे हास्यास्पद बात क्या होगी जब अजीत अंजुम, राजीव रंजन, ये सरदेसाई, उसकी बीवी सागरिका, रवीश, ये तमाम लोग खुद को पत्रकार बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? अरे जीभ तुम्हारी घिस गई, झूठ बोलते बोलते, दोगलई करते करते, थेथरई करते करते, और तुम लोग अभी भी
अजीत अंजुम अभी भी उस कोर्ट केस में जाता है, उस पर उससे पूछिए, बात करता है कभी पॉक्सो केस में उसकी क्यों पेशी हो रही है? जब वो न्यूज 24 का सरगना था तब वो क्या करता था, और उसके पहले बीएजी फिल्म्स में जब जाता था उसके पहले क्या क्या उसने किए हैं, किसके जखीरे नहीं है और किसके कारनामे नहीं है साहब जी। एक नया तर्क अब नया लेटेस्ट निकाल के लाए हैं कि आरजेडी 128 सीट इसलिए हार गया क्योंकि एसआईआर में उसके वोटरों का नाम काट दिया गया और अपने वोटरों का नाम जोड़ दिया गया। अरे भाई, तो पूरी प्रक्रिया तो पूरे देश के सामने हुई ना, तब तो तुम्हारा जो चंपक है, जो विषधर है, वो तो इतना बड़ा ट्रॉली लाता था, कभी कभी हरियाणा की बात करता था, कभी कर्नाटक की बात करता था। तुम लोगों ने क्यों नहीं उसी समय इलेक्शन कमीशन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, कह रहा था कि भैया आके अपनी शिकायत दर्ज करवा जाओ, कोर्ट में चले जाओ, क्यों नहीं गए? और एसआईआर में तुम्हारा नाम काट के उनका नाम डाल दिया नहीं। तो फिर पुष्पम प्रिया चौधरी का भी तर्क ठीक है कि ईवीएम में दूसरे नंबर के जो वोट थे उसको छठे नंबर पर और छठे नंबर के वोट को दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। मतलब बेहूदगी की कोई सीमा है, कोई लगाम है कि नहीं? कहीं कसनी चाहिए कि नहीं? मैं तो कहूंगा कि इन लोगों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, कम से कम हम लोगों को। ये जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो इन लोगों की बकवास सुनता ही है। देखिए ये मीडिया देखिए देखिए आप पुष्पम प्रिया जी की विजडम पे और जजमेंट पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उंगली कभी कभी खिसक जाती है, उंगली कभी कभी गलत बटन पे दब जाती है सर। कभी कि कहीं जानी होती है दूसरी जगह चली जाती है सर। अगल बगल होते हैं ना दोनों बटन। नहीं पुष्पम भाई, प्रिया जी ऊपर की नीचे होते प्रैक्टिकल हैं। मत कर आप लोग। पुष्पम प्रिया अरे जी पे ऊपर मैं नीचे कोई बटन होता है। मैं पुष्पम प्रिया जी पर कोई बात नहीं सुनूंगा। उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है कि दोनों बटन दोनों छेदा एकदम अगल बगल काहे बना दिए। कम से कम एक एक बित्ता का अंतर होना चाहिए था। एक बटन और दूसरा बटन में एक बित्ता का अंतर रख देगा तो क्या हो जाएगा चुनाव आयोग? अरे बहुत होगा तो ईवीएम 3 मीटर लंबी हो जाएगी, इतने ना। अगल बगल छेदा बना दिया है। अरे भाई, ऊपर नीचे होता है, और 2 से 6 में कैसे कर देगा? और होता तो अगले बगल है होगा ना। तो। मुश्किल से 3 सेंटीमीटर का अंतर है। अरे तो वो कह रही है कि अरे सरकार ने चलो उंगली व्यवस्था चली की गई, कि लड़की हार गई। वो कह रही है कि सरकार ने व्यवस्था की कि 2 नंबर वाला 6 नंबर में चला जाए, मैंने दबाया 2 नंबर लेकिन 6 नंबर में वोट चला गया। सर ऐसा वाकई होता है। अगल बगल बटन देने अच्छा, से यही गपलत है। कम से कम एक बित्ता दूर होना चाहिए बटन। तो अगले इलेक्शन से कर ले, अभी तो उनके पास पूरा समय बचा हाँ, हुआ है, 5 साल पुष्पम से प्रिया लड़ जी ही का, रही है। बल्कि पुष्पम प्रिया जी की मशीनियां अलग लगा दो। हाँ, उनकी अलग मशीन लगाओ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई है भाई। अच्छा देखिए, हाँ, मजे की बात ये देखिए दादा, उ, उ, सुनिए उ, उ, दादा, एक एक वो मजे की बात बता लेने दीजिए, भूल जाएंगे भाई। महुआ बिन के नहीं पढ़ी है लड़की, लंदन की पढ़ी लड़की लड़की है। अच्छा देखिए, आजकल एक और चीज चली है, पढ़ाई का बड़ा सब दावा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन हाँ, दावा कर रहे हैं? पूतना, कामिका, ताड़का, हिडिंबा, सब ऐसी राक्षसियां। 2 राक्षसियां आरजेडी ने प्रोड्यूस की, एक ये पुष्पम प्रिया है। इन लोगों को हमेशा लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बात बात पर हम जेएनयू से पढ़े हैं, हम एलएससी से पढ़े हैं, हम फलाने से पढ़े हैं। क्या पढ़े हो तुम? बेसिक्स नहीं है तुम्हारे पास, मैनर नहीं है, एटिकेट नहीं है, तुम्हें बोलने तक नहीं आता है, तुम क्या पढ़ोगे यार? कहां से पढ़ोगे? अच्छा, आरजेडी वाली एक जो राक्षसी है, दुर्भाग्य सौभाग्य से, मतलब वो न केवल जेएनयू की मेरी जूनियर है, बल्कि जेएनयू का मेरा जो सेंटर था, मेरा जो स्कूल था, उसी की है वो। मतलब मेरी एकदम 20-22 साल जूनियर है वो, 15-16 साल या 20-22 साल जो भी होगा।
मैं तो 97 में गया था। और वो जिस तरह से लोगों का इन लोगों ने मजाक उड़ाया है, देखिए जनता अंधी नहीं होती है। पूरे आरजेडी के कैंपेन में जिस तरह विष भरा वातावरण बनाया, उसके खिलाफ जनता गोलबंद हुई और इनको मुंह पर पटक के इनको रेल दिया। जी। मुझे एक बात बताइए सर, ये इतनी बदतमीज, कर्कश, इतनी बकचोदी करने वाले जो प्रवक्ता अपॉइंट किए जाते हैं, हाई आरजेडी वाली दो थी, एक वो सुप्रिया श्रीनेत है, और हम लोग जैसे कहते हैं नहीं यार, प्रवक्ता शुड ऑलवेज बी वेरी पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, एंड ही शुड नेवर ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट। सर डेल कार्नेगी ने लिखा है कि जब आप किसी से बहस करके आर्ग्यूमेंट में जीतते हैं, तो आर्ग्यूमेंट में तो आप जीत जाते हैं, बट यू लूज दैट पर्सन। जब आप टीवी पे प्रवक्ता बन के एक आर्ग्यूमेंट को बदतमीजी से जीत जाते हैं, परंतु दर्शक जितने होते हैं उनको आप खो देते हैं। ये बात क्या लोगों को, जो नीति नियंता है या जो अपॉइंट करने वाली ताकतें हैं पार्टियों में, उनको समझ नहीं आती कि प्रवक्ता खूब पोलाइट समझ में होना चाहिए? आती है, खूब समझ में आती है भाई साहब। ये मैं अब इसको कंक्लूजन की ओर ले जा रहा हूं। देखिए खूब समझ में आती है, लेकिन आरजेडी का पूरा लक्ष्य क्या था? आरजेडी की भाषा बोली देखिए आप, वो ठीक वही भाषा थी जो वामसेफ की थी, जो बसपा के पूर्ववर्ती रूप की थी, और अभी भीम आर्मी की है। हिंदू हाँ, प्रतीकों को गाली देना, हिंदू प्रतीकों पर प्रहार करना, और उस हिसाब से ये इतने बेहुदा और इतने जाहिल हैं कि इनको लगता है कि इस देश का तथाकथित दलित जो है, जो इन्होंने बनाया है, हिंदू धर्म ने नहीं बनाया है, कि दलितों को, यार हमारे दलित भाई हमारे, और दलित काहे के, हमारे जो भाई हैं, जो हिंदू हैं, वो लोग हमारे हरावल दस्ता हैं, वो लोग हमारी मार्शल कौम है, जिनको मोहम्मदन ने जबरदस्ती किसी को भंगी बनाया, किसी को मेहतर बनाया, किसी को कुछ बनाया। और तुम उनके मन में, यादवों का जब बूढ़ा होता है तो क्या करता है दद्दा, आपने देखा होगा, सबसे पहले यादव घर में आप जाएंगे तो एक घर का जो बूढ़ा होगा, उसके सिरहाने या उसकी तिपाई पर, मैंने तो रामचरितमानस देखी है बिहार के यादवों के घर में। मेरे यहाँ जितने पिताजी के पास जितने उनके यादव शिष्य आते हैं, मैंने उनको खुद से ज्यादा हिंदू पाया है। मैंने उन शिष्यों को लालू के समय से खिलाफ देखा है आरजेडी के। इसलिए अगर कोई ये मुझे कहता है कि यादव नहीं हो सकता है आरजेडी के खिलाफ, मैं नहीं मानता इस बात को। यादवों के अंदर धर्म प्राण, जो मनुष्यता है, वो ज्यादा है, बची हुई है, मार्शल कौम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानबूझ के, इसीलिए ये कालिका को लाए, पूतना को लाए, ताड़का को लाए, तमाम राक्षसियों को इन्होंने भरा। कि अगर आप याद कीजिए चंद्रशेखर यादव क्यों उसने लगातार रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिए, क्योंकि ईबीसी को तो चचा तोड़ चुके थे अपने में। बिहार की राजनीति किस दिन से आरजेडी के इससे फिसली है भाई? जब लालू आए थे तो उन्होंने कहा सामाजिक न्याय, उसमें उनको गैर यादव ओबीसी ने भी दिया, ईबीसी ने भी दिया। अब जब लालू शासन काल में लोगों ने देखा कि गैर यादव ओबीसी ने बहुत प्रचार किया है, बहुत अत्याचार किया है, तो आप जान लीजिए कि आपका ईबीसी और आपका जो एससी एसटी है, वो कभी भी आरजेडी को वोट ट्रांसफर करता ही नहीं है, चाहे वो मुकेश सहनी कितना भी जोर लगा दें। अब ये सब बातें जो एकदम खुली हुई हैं, जो एकदम दीवार पर लिखी हुई हैं, उसको अगर नहीं मानेंगे और सड़क पर उतरेंगे तो उतरिए। जनता ने तो इंतजाम कर दिया है, फिर कर देगा, फिर करेगी इंतजाम आपका। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भैया बहन जी, ऐसा है कि अपना कपार देखिए, अपना माथा देखिए, बाकी सब ठीक है, सब चंगा है। देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, देश के लोग जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, और बिहार के लोग भी वही कर रहे हैं। जी। प्यालोक भाई, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चर्चा आपने स्वयं समाप्त कर दी। दोबारा मिलते हैं सर, इसी इसी टॉपिक को जय आगे श्री राम। बढ़ाऊंगा आपसे। एक बड़ी गंभीर चर्चा मुझे इसी टॉपिक पे आगे करनी है, अगले वीडियो में करते जी हैं। जय श्री राम। जी। जय श्री राम।